हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा स्टेज वन एस्टीमेट क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। स्टेज वन एस्टीमेट बोलें या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट बोलें या हम रफ कॉस्ट एस्टीमेट बोलें, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट बोलें, अब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बोलें या प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, इसका एक टाइप है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सभी होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। बीइंग अ सिविल इंजीनियर हम सभी को ये पता है कि हमारे पास दो प्रकार के मेनली एस्टीमेट होते हैं। एक होता है हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और दूसरा होता है डिटेल्ड एस्टीमेट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। और इस अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में भी हम एक स्पेशल केस प्लिंथ एरिया एस्टीमेट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और इसमें क्या क्या ज़रूरत है हमें वो सारे स्टैंडर्ड्स को जो हमें ज़रूरत पड़ेंगी वो हम सारे सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो या बीटेक स्टूडेंट हो, तो ये क्वेश्चन जो है ना, एक क्वेश्चन आपको केवशी जिसे हम क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग जो होता है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, एक क्वेश्चन है आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और इसमें बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है। इसमें ना सिर्फ हमें कैलसी चलाना है, कैलकुलेटर यूज़ करना है और कुछ कुछ जो है कि चीज़ों को हम याद रखना पड़ेगा। यदि नहीं दिया है क्वेश्चन में तब वो होता है ना कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें वो न दिया हो कि डिटेल्स नहीं दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें हमें अपने से जो प्री डिफाइंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में दे दिया रहता है। तो यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो हमें क्या क्या लेना है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, यदि हमारे पास, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं प्लिंथ एरिया रेट। अच्छा, इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सपोज़ हमें अपना घर बनाना है या किसी भी लोकेशन की बात करें हम, यदि मैं बात करूं किसी एक सिटी की, पर्टिकुलर सिटी की, उस सिटी पे यदि पहले से कोई घर बना हुआ है, सपोज़ 40x50 या फॉर बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं 10x10 मीटर में यदि हम बात करें, तो 10 मीटर बाई 10 मीटर का यदि कोई पहले से घर बना हुआ है और उसका यदि हमें कॉस्टिंग पता चल जाए, तो जितना भी कॉस्ट उसका आएगा, ठीक है, जितना भी उसका कॉस्ट आया हुआ है, सपोज़ यदि मैं बात करूं कि 10x10 यानी हमारा हुआ 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर पे यदि मेरा एग्जाम्पल 10 लाख रुपए खर्चा हुए हैं, ठीक है, तो मेरा जो है 1 स्क्वायर मीटर पे कितना खर्चा आया, 1000। ये मैंने 1 लाख लिख दिया, सॉरी, इसको एक जीरो और बढ़ा देता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट आया यदि हमारा 100 स्क्वायर मीटर घर में बना हुआ है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अच्छा, ये यदि क्वेश्चन में दिया है तो हमें वही यूज़ कर लेना है, और नहीं दिया है तो हम अपने सुटेबल, जो हम जिस सिटी में हैं, सपोज जहाँ पर हम जो है कि जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस एक स्टेट का जो है लगभग स्टैंडर्ड्स जो है कि होता है, स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, या फिर हम जो लेटेस्ट कॉस्टिंग आती है ना घर बनाने को, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे यदि मैं अभी बात करूं तो हमारे एमपी का जो रेट है ना, वो 5,000 से 10,000 वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया हम सभी को पता है कि हमारा जो भी हमारा घर बनेगा ना, जो पूरा एरिया कवर्ड रहता है ग्राउंड लेवल पे, हम उसको बोल सकते हैं प्लिंथ एरिया। और इसका जो है कि प्लिंथ एरिया या बिल्टअप एरिया होता है जितने पे हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये हमारा होता है, जिसका कि कॉस्टिंग 5,000 टू 10,000 पर स्क्वायर मीटर आता है कॉस्ट। अभी यदि हम बात करें, सपोज़ हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि हमें कितने भी स्क्वायर मीटर का, 150 स्क्वायर मीटर का हमें जो है घर बनाना है, तो हमारे पास यदि ये रेट रहेगा तो हम 150 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो हमारा बिल्डिंग कॉस्ट है वो तो पता चल जाएगा। अब इसी बिल्डिंग कॉस्ट पे, सपोज ये बिल्डिंग कॉस्ट मेरी एक्स आ जाती है, एक्स वैल्यू आ जाती है, तो इसी कॉस्ट पे मुझे जो है इलेक्ट्रिफिकेशन लेना है
और इलेक्ट्रिफिकेशन कितना ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन लिया ना। सिविल कंस्ट्रक्शन के अलावा भी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हमें उसमें बिजली का खर्च आएगा। तो बिजली का खर्च जो है 8 से 12% होता है। आप जो है एक 10% ले सकते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, आप वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। बिकॉज ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ हमने कहीं बुक से स्टैंडर्ड ही लिया है। इसमें 1-2% ऊपर नीचे और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे। होता क्या है ना, ये अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट की हम बात कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट ही जो अप्रॉक्सीमेट हो तो उसका एग्जैक्ट आंसर कैसे आ सकता है। तो हर एक स्टूडेंट का ना ये आंसर वेरी करेगा। आप 8 से 12 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, और सैनिटरी और वाटर सप्लाई के लिए 6 to 8% लेकर के कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल वर्क जो है, स्पेशल ट्रीटमेंट, यदि हम कुछ बिल्डिंग में स्पेशल डिज़ाइन दे रहे हैं, आर्चेस वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। वो हम जो है कि 1.5 से 2% बिल्डिंग कॉस्ट का अलग से ले लेते हैं। इसके अलावा अदर सर्विसेज हैं, हमारा एरिया डेवलपमेंट हो गया, घर के बाहर का पार्क वगैरह हो गया, फुटपाथ वगैरह हो गया, प्लिंथ प्रोटेक्शन वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें करने के लिए जो है 5 to 6% लेते हैं। कंटिजेंसीज जो होती है ना, वो 3 to 5% हमें लेना पड़ता है। ये किस पे लेंगे हम, जो यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर के 4 तक का जो मेरा कॉस्ट आएगा ना, सपोज इसका x आया, इसका जो है मेरा y आया, जो सेकंड नंबर है इसका सपोज y आया, सॉरी ये y आया, ये z आया, फिर ये a आया, ये b आया। तो इन सभी को ना, इन सभी को जो है हम ऐड करेंगे, ये x इंक्लूडिंग x, इन सभी को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगी। सपोज इन सभी को ऐड करने के बाद कुछ भी आया हमारा, मान लेते हैं कि m आ गया, ठीक है। तो इस m का जो है हमारा ये 3 to 5% जो निकलेगा ना, वो इस वैल्यू का निकलेगा, इस वैल्यू का हमारा जो है कि ये निकलेगा। और इसी m वैल्यू का हम ये निकालेंगे 8 to 10% सुपरविजन चार्ज। तो मैं आपको बता दूँ कि ये होता क्या है, कंटिजेंसी क्या होता है। ये कोई भी अनफोर्सीन आइटम्स हैं। अनफोर्सीन आइटम मतलब कि ये पिटी एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हम पहले से कंसीडर तो नहीं कर रहे हैं किसी स्पेशल हेड में, ठीक है, लेकिन ये हमें कॉस्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, हमने एक नॉर्मल एक्सकवेशन किया किसी भी जगह पे, हमने बिल्डिंग के लिए खुदाई की, नींव का खुदाई किया। तो नींव का खुदाई हमने किया तो हो सकता है उसमें अंदर कुछ ऐसे अनफोर्सिन आइटम्स आ जाएं जिसे हम पहले से कंसिडर नहीं किया। इसमें हो सकता है रॉक आ जाए, या कोई जड़ आ जाए, कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी जो हमें टाइम को बढ़ा रहा है, मैन पावर को बढ़ा रहा है, मशीनरी को बढ़ा रहा है। तो वो 3 to 5% इसी प्रकार के कुछ कुछ कॉस्ट होते हैं जिसको कि हम लेकर के चलते हैं। सुपरविजन चार्जेस होते हैं, इसमें हमारा कई बार क्या होता है कि कोई एजेंसी को यदि हम काम देते हैं, फॉर एग्जांपल जो है कि कोई, हाँ, गवर्नमेंट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, सपोज कोई भी विभाग है जिसका काम यदि हम दे देते हैं, हाउसिंग बोर्ड को देते हैं, तो हाउसिंग बोर्ड का अपना जो है वो 6% वो अपना सुपरविजन चार्ज लेता है। उसमें वो क्या करेगा, अपना क्वालिटी कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा, और आपका फाइनली बिलिंग तक करा देते हैं। इसी प्रकार हमारे जो भी वर्क्स होंगे ना, बिल्डिंग का वर्क होगा, किसी भी स्ट्रक्चर का वर्क होगा, वो वहाँ पर 8 to 10% का हम कंसिडरेशन लेते हैं, इन सभी ओवरऑल पे रखते हैं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक एग्जांपल लेकर के करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी अप्लाई हो जाएंगी। और इसके अलावा जैसे हमने अभी लिया क्या, एक बिल्डिंग के लिए लिया और प्लिंथ एरिया के लिए लिया, इसी प्रकार यदि हमारा वेयर हाउस है, कोई माल गोदाम है, उसमें क्यूबिक मीटर के बेसिस पे ले सकते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर का हमारा इतना कॉस्ट आ रहा है, सपोज एक्स कॉस्ट आ रहा है। तो हम यदि ज़्यादा क्यूबिक मीटर्स के बनाएंगे, जितनी कैपेसिटी होगी उसमें पर क्यूबिक मीटर का रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार सर्विस यूनिट मेथड भी होता है। सपोज हम हॉस्पिटल बना रहे हों, तो एक बेड का हॉस्पिटल बनाने पे सपोज 20,000 खर्चा हो रहा है, और 20 बनाएंगे तो 40 लाख हो जाएगा। ऐसा ही जो है कि हमें हर एक अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम अलग अलग प्रकार के टाइप्स ऑफ, अलग अलग प्रकार के बिल्डिंग्स
के लिए हम हो सकता है एजुकेशनल बिल्डिंग हो, हॉस्टल हो, हॉस्पिटल हो, इन सभी के लिए हम अलग अलग करते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रिपेयर अ प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ अ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ, बिल्डिंग का जो एरिया दिया हुआ है 1500 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 1500 स्क्वायर मीटर दिया है। इसमें देखिए रेट जो है ना, ये 950 रुपये रेट दिया हुआ है। ये रेट असल में बहुत पुराना है, तो यदि क्वेश्चन में दिया है तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, और नहीं दिया है तो हम लेटेस्ट रेट लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए सारी चीज़ें जो हमने अब इसके पहले वाली स्लाइड्स में आपको बताया ना, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखिए वाटर सप्लाई के लिए 5% है, इलेक्ट्रिकल इंटरनल इंस्टॉलेशन यानी कि ये इलेक्ट्रिकल वाला ही पार्ट है तो 14% है, एक्स्ट्रा फॉर सर्विसेज के लिए 6% है, कंटिजेंसी 3% है, और सुपरविजन चार्ज 8% है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें 950 रुपये 950 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का रेट है, और 1500 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग है। तो हमने क्या किया, 1500 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ 950 पर स्क्वायर मीटर का रेट है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू के आने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यूज़ पे जो मेरा ये वैल्यू है ना 1425000, इसी वैल्यू का हम 1.5% निकालेंगे। जैसा कि मैंने बताया बिल्डिंग कॉस्ट का, ये है बिल्डिंग कॉस्ट मेरा, इसका 1.5% मैंने निकाला, ये आ गया। ठीक है, फिर इसी बिल्डिंग कॉस्ट के वैल्यू का हम 5% निकालेंगे। ये देखिए कुछ भी नहीं किया, हमें कैलसी बस चलाना है, ये आ गया। इसके बाद हमारा 14% जो है इलेक्ट्रिकल का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर ले लिया, ये इसकी वैल्यू इतनी आ गई। 14% हमने निकाल दिया बिल्डिंग के कॉस्ट का। अदर सर्विसेज के लिए भी हमने बिल्डिंग के कॉस्ट का ही 6% निकालना है, तो हमने ये निकाल दिया, आ गया। इसके बाद इन सभी को टोटल कर लेना है। ये सारी वैल्यूज़ टोटल हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, कंटिजेंसीज निकालेंगे। जो मैंने बोला ना ये 3% ये किस पे होता है, ओवरऑल पे। यहीं पर ध्यान देना, कई बार क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये इसी वैल्यूज़ पे जो हमारा बिल्डिंग कॉस्ट है ना, इसी बिल्डिंग कॉस्ट की वैल्यू पे कैलकुलेट करते जाते हैं और सबको टोटल कर देते हैं। सो इस मिस्टेक के लिए आपका मार्क्स कटेंगे। और अभी यदि आपने ये परसेंटेज आपने थोड़ा बहुत वेरी कर लिया, लेकिन आपका ये प्रोसेस सही है, आपने ओवरऑल पे 3% लिया तो डेफिनेटली आपका मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। और ये 8% जो लिया ना हमने, वो भी अगेन इस पे लेंगे। ये वाली वैल्यू जो है हमारा टोटल वैल्यू जो आई है बिल्डिंग कॉस्ट की, उस पे लेंगे। बिल्डिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग जो भी उसके अलग से सर्विसेज थे। अब ये हो गया मेरा 8% आ गया। अब मेरा बिल्डिंग कॉस्ट ये वाली वैल्यू, थोड़ा मैं ये हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियरली बता पाऊँगा। अब मेरा वैल्यू ये हो गया बिल्डिंग कॉस्ट, ये था बिल्डिंग कॉस्ट मेरा। बिल्डिंग कॉस्ट के अलावा ये जो इसके लिए अलग अलग केसेस में मेरे कितने कॉस्ट आ रहे हैं, यानी ये जो मेरा ओवरऑल इंक्लूडिंग ऑल द सर्विसेज मेरा कॉस्ट जो आया है इतना आया। ठीक है, इस कॉस्ट में प्लस ये 3% कंटिजेंसी और 8% मेरा सुपरविजन चार्ज, इनको ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, यही आंसर है, और दैट इज़ द आंसर। एंड यही मेरा जो है कि सिर्फ इतना ही करना है एग्ज़ाम में। और सपोज़ यदि ये सारी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, ठीक है, हो सकता है कि प्लिंथ रेट बस दे दे, बाकी ये सारी चीज़ें ना दे। ये नहीं दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमको 3-4 चीज़ें तो याद रखनी है। ठीक है, चाहे हॉस्पिटल का दे दे, और वहाँ पर क्या है, जो हॉस्पिटल का देगा ना वो हो सकता है प्लिंथ एरिया रेट ना करे, बोले कि हमारे पास एक बेड का जो खर्च आता है वो 1000 आता है या 2000 आता है, तो उसके हिसाब से मेरे को 150 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर फर्स्ट में, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करते हुए सेम एज इट इज़ करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एग्जांपल्स को कवर करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।